हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम ना बहुत बेहतरीन चीज करने वाले हैं। मतलब आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सर किसके? मैं आपको बता दूं भाई, क्लास 12th केमिस्ट्री पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन, मतलब सॉल्यूशन, है ना। विलियन वाला पहला चैप्टर है ना भाई इस वक्त। उसके हम सारे के सारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो करने वाले भाई। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पहले एग्जाम्पल्स, मतलब उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पाठ्यनित प्रश्न बोलते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो एक्सरसाइज वाले चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं। भाई जब 3 टाइप के क्वेश्चन है तो हम उनको 3 लेक्चर में अलग अलग कर लेंगे। अभी इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यानी कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन सब को 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। भाई आपको बता दें, पूरा का पूरा चैप्टर, विलियन का कंप्लीट चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आप जाएंगे वहां पर, इसकी वैसे भी इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, है ना। आप वहां से भी जा सकते हैं या फिर आप चैनल पे जाएंगे जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आप देख लेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री चैप्टर 1 कौन सा है। आप उसको पूरा डिटेल कंप्लीट लेक्चर 1 से लेकर जितने भी हमारे लेक्चर है, 19 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। भाई इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं आपको बता दिया है। पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्योंकि थ्योरी पार्ट को हम खत्म कर चुके हैं। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए भाई इसको हम रोल आउट करते हैं, ढूंढते हैं अपने पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और 1 बाय 1 उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई हम एनसीईआरटी के करने वाले हैं, ठीक है ना, बाकी किसी बुक से नहीं करने वाले, क्योंकि अपने को पता है बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेस पर आते हैं, आपके एनसीईआरटी बेस पर आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, मतलब आप कोई भी अनसॉल्व ले लेंगे मार्केट से, अनसॉल्व में आप मैच करके देखेंगे, भाई एनसीईआरटी के बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो आप इनको आराम से सॉल्व कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए भाई अभी तक आया नहीं आया, ये आ गया भाई। पहला उदाहरण है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलेंस की गणना करो यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सॉल्व हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्यों करा रहे हो? भाई सॉल्व हुए क्वेश्चंस को हम इस बेस पे नहीं करने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता है, अगर आप उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली मतलब क्या होता है कि आप उलझ जाओगे, आप बोर्ड में नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी का जो पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा टाइम हमें लग सकता है। हमें क्या करना होता है, जब भाई एग्जाम देना है, हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे के अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सारे के सारे कंसेप्ट्स बताने हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, रीजन्स भी बताने हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस करने। भाई जब इतने सारे क्वेश्चंस अपने पास हैं तो हम किसी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर इसके पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम लगने वाला है। हम यहाँ सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक में, हम बोल सकते, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं अच्छे मेथड में, जिसमें हम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें, हर क्वेश्चन को समझेंगे, चाहे वो आपका पाठ्यनित प्रश्न हो, चाहे आपका वो एग्जाम्पल हो, चाहे आपका एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो। तो इस वाले लेक्चर में तो हम केवल एग्जाम्पल करने वाले भाई। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है उसको समझ लेते हैं। भाई सारे के सारे आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने ये पढ़ा नहीं है, सारे के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में बोला भाई, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। क्या पूछा भैया? मोल अंश। हम पहुंच गए भाई सांद्रता में, हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, मोल अंश पढ़ा था, मोललता पढ़ा था, मोलरता पढ़ा था, नॉर्मलता पढ़ा था, इतने सारे टॉपिक पढ़े थे ना। उनमें से मोल अंश से क्वेश्चन पूछा गया भाई, मोल अंश की गणना करो यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। भाई इस क्वेश्चन से ना, इस क्वेश्चन से हमें एक चीज पता चल रही है, हम इसको सॉल्व इधर करेंगे भाई। कहां करेंगे? यहां पर आ जाइए, हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, यहां पर हम करते हैं भैया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, आ जाइए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 1.1 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.1
उसने हमसे क्या कहा है भाई, दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स की गणना करनी है भाई साहब, आपको बताना है एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स। और मोलन्स को किससे दिखाते हैं, इस तरह से, एक्स बोल दो, जाई बोल दो या काई बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स आपको बताने हैं। और क्या दे रखा भैया, आपको दे रखा है कि गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। भाई इसका कितना परसेंट द्रव्यमान उपस्थित है, हम अगर इसके द्रव्यमान की बात करें किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की, तो वो आपका है 20%। भाई यहां से एक चीज समझ लो, पूरा का पूरा जो विलेन है, कंप्लीट जो विलेन है, उसमें से 20% कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बाकी कितना परसेंट बचा भाई, 80%। और ये किसके बोल रखा भाई, 20% द्रव्यमान उपस्थित है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं भाई टोटल जो विलियन है वो तो 100% होगा, और पूरा का पूरा विलियन कितना होगा, 100%। भाई 100% में से जब आपका 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है यानी कि C2H6O2 है 20%, इसका मतलब 20 ग्राम होगा। बाकी बचा हुआ 80 ग्राम कौन होगा भैया, जल। बाकी बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा, जल। तो आपको मैं बता दूं भाई, जितने भी परसेंट वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि परसेंट वाले क्वेश्चन में जितना परसेंट जो दे रखा उतना ग्राम हो गया, बाकी बचा हुआ कौन होता है, हमारा जल हो जाता है। तो इसमें से हमारा क्या हुआ भैया, 20% यानी कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, बाकी 80 ग्राम कौन हो गया, जल हो गया। अब इसके बाद जो भी चीज आपको निकालनी है भाई, जो भी चीज आपको निकालनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला लिखने से क्या हो जाएगा, लिखो तो पहले भाई। अगर हमको निकालना है मोलन्स, किसके निकालने भैया, इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो आपको बताया था अगर किसी भी चीज के मोलन्स निकालते हैं, अगर हम किसी भी चीज के क्या निकालते हैं भैया, मोलन्स निकालेंगे, तो मोलन्स निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, मोलन्स क्या था हमारा भाई, किसी भी अवयव के मोल बट्टे कुल मोलों का जो अनुपात होता था वो उसके मोलन्स होते थे। यानी कि विलियन में जिसके मोलन्स हमें निकालने होते हैं, फॉर्मूला हमारा ये था, जिसके मोलन्स निकालने उसके मोल रख दीजिए बट्टे कुल मोल यानी टोटल मोल रख दीजिए। भाई किसके मोलन्स निकालने में, इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल बट्टे कुल मोल। भाई कुल मोल किस किस के, पूरा विलेन किस किस से मिलकर बना है, इथाइलिन ग्लाइकोल और जल से। तो यहां पर हम लिख देंगे भाई इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्लस जल के मोल। भाई अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कृपया करके थ्योरी को पढ़ाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, मुझे भी एक्सप्लेन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ताकि इजीली हम इसको आगे तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना भैया, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोलन्स निकालने हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल बट्टे कुल मोल, कुल मोल क्या है, इथाइलिन और जल दोनों के मोल। क्या आपको मोल दे रखे हैं, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दे रखे। मोल नहीं दे रखे तो आपको मोल निकालने पड़ेंगे। हमें पता है सर अगर किसी के भी मोल निकालने तो फॉर्मूला होता है हमारे पास उल्टा सीधा, मतलब W/M। यही बताया था भाई। अगर मेरे को मान लीजिए किसके मोल निकालने, इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो सर इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान लो बट्टे उसका मूल द्रव्यमान लो। भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना दे रखा है सर, 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है ले लिया हमने। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल द्रव्यमान कितना होगा, मोल द्रव्यमान निकालना था, बिल्कुल आता सर, कितना था, C2H6O2, यही है। कार्बन का होता सर 12, कितने कार्बन है, 2 है, तो 12 दूनी 24, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे भैया, हमारा आ जाता है 62, 62 रख दीजिए, 62 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10/31 आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये किसके मोल आ गए, ये आ गए हमारे किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। भैया इससे आगे सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या, अगर पॉइंट में लेके आओगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। हम पॉइंट में नहीं लेके आ रहे, यहीं पर इसको रोक देते हैं, आगे करते हैं। फिर सर हमें जरूरत जल के मोलों की भी है, तो जल के मोल निकालना। अगर मेरे को जल के मोल निकालने भैया, वही करूंगा W/M। किसका W, जल का, M किसका, वो भी जल का। भाई जल का द्रव्यमान कितना ये बताना। अगर मैं जल का द्रव्यमान ढूंढूं, मेरे को 80 ग्राम दे रखा है सर, ठीक है 80 ग्राम ले लो। और मोल द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 2 32, सॉरी 16 2 18 हो जाता, 32 कहां से होगा, कितना हो गया 18। तो इसको हम कर सकते हैं 40/9, कितना हो जाएगा भाई, 2 से काट देंगे इसको, तो हो जाएगा 40/9। चलो सर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल मिल गए मेरे को, जल के मोल भी मिल गए। अब क्या, अब तो डायरेक्ट से फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो। चलिए फॉर्मूले में हम रखते हैं, हमको चाहिए सर इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल बराबर क्या जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल कितने हमारे पास, 10/31, 10/31 बट्टे
फिर से क्या आ जाएगा 10/31, ठीक है, प्लस क्या भैया जल के मोल कितने 40/9, हम कर देंगे 40/9। अब इसको सॉल्व करें, बिल्कुल करिए सर। क्या है यहाँ पर 10/31 लिख दिया, बट्टे, देखो सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 10/31, इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 गुणा 9 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये 9 का 10 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9×90, और 31 गुणा कितना हो जाएगा आपका 40, तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 0, 4×4, 4×3=12, मतलब ये होगा 1240, ठीक है सर। यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, 31 से 31 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन आपको आती होगी, बिल्कुल सर, इतनी सिंपल तो आती होगी। इसके बाद ये कितना बचा 10 गुणा, ये कितना बचा 9, ऊपर चला जाएगा, बट्टे कितना बचेगा 90 + 1240, सही। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई, आगे सॉल्व करेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोलस बराबर कितना हो जाएगा भैया 9×90 हो गया सर, बट्टे 90 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 0, फिर कितना हो जाएगा 9×4 13, 3, फिर कितना हो जाएगा ये हो गया 9×4 कितना होगा 13, 3 हो गया, 2 और 1 3, और फिर हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया। अब यहां से आपको करना क्या है, अब यहां से आप एक काम कर सकते हो कि आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से अपना क्या बचेगा भाई, अपना बच जाएगा यहां से इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश बराबर हो जाएंगे 9/133। अब यहां तक की कैलकुलेशन मैं लेके आया, अब यहां पर आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो भैया एक चीज होगी, अब यहां पर केवल आपको एक जगह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से लेके आते पॉइंट में आंसर आता, यहां से लेके आते फिर पॉइंट में आता, फिर इन पॉइंट को जोड़ते, फिर पॉइंट से पॉइंट की संख्या को डिवाइड करते, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाती जो कि एनसीईआरटी हमारी सॉल्व करती है, जिसकी वजह से आपका आंसर भी क्या होता है इधर उधर आ जाता है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.068। ये हो गए भैया हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा से बता देते हैं क्या होता है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था भैया इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश आपको बताने हैं, जबकि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 20% दिया गया है, तो भाई जितना परसेंट हो वो उतना द्रव्यमान हो गया, बाकी बचा हुआ चलोगे। हमको अगर इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश पूछे हैं तो जिसके मोल अंश पूछे उसके मोल बट्टे कुल मोल, भाई इसके मोल हमें निकालने पड़ेंगे। मोल क्या होता है द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान, द्रव्यमान ये रहा हमारा, मोल द्रव्यमान हमने निकाल लिया 62 होता है, डिवाइड किया हमारा इतना आंसर आ गया, इसके मोल रख दिए। इसी तरह से हमने जल के मोल निकाल लिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है 0.086। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक काम करते हैं भैया, पहला क्वेश्चन हो गया है तो अब हम अगले क्वेश्चन को ढूंढते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन अपन को कहाँ मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन ये मिल गया, दूसरा क्वेश्चन फिर मिल गया। क्या दे रखा है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। क्या क्वेश्चन है आपको दोबारा से पढ़ लीजिए भैया, दोबारा से पढ़ो। देखो उस विलयन की क्या पूछी है इसमें, इस बार हमसे मोलरता। भाई आपसे क्या पूछा है, मोलरता पूछी है, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना, उम्मीद करता हूँ अब आपको देखने लगा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेता है ना, देखिए क्या पूछा भैया आपसे, आपसे पूछा है मोलरता। दूसरा है उदाहरण 1.2, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। भाई मोलरता आपसे पूछी है, हमें बहुत अच्छे से आती है मोलरता, हमें बहुत अच्छे से आती है मोलरता। चलिए एक काम करते हैं, मोलरता को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए इधर, यहाँ आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भाई मोलरता हमने क्या जानी थी सर, मोलरता हमने जानी थी, मोलरता क्या होती है, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। भाई यही तो कहा था हमने, कहा था सर, क्या कहा था सर, हमने कहा था कि किसी भी विलयन की जो, ये हमारा क्वेश्चन है 1.2, ठीक है ना। क्या बोला था हमने, किसी भी विलयन की जो मोलरता होती है, किसी भी विलयन की जो मोलरता होती है वो किसके बराबर होती है, विलय के मोलों के बराबर, तब जब विलयन का आयतन कितना हो 1 लीटर हो। तो हमने कहा था सर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यदि हमने यहाँ पर यह भी कहा था अगर हमारा मान लीजिए आयतन किस में दे रखा हो ml में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये तो कहा सर मोलरता का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। अब मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा तो सबसे पहले एक चीज देख लो,
सबसे पहले क्या देखो भाई, सबसे पहले ये देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमको 5 ग्राम NaOH दिया है भाई। NaOH क्या है सर, विलेय है, ठीक है। इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 ग्राम। इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा दिया है सर 450 ml विलेन में घुला हुआ है। भाई ये जो NaOH है ये किस में घुला हुआ है, 450 ml विलेन में। इसका मतलब ये विलेन का आयतन दे रखा है, किस में दिया है, ml में। फॉर्मूला हमारा यही लगना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। आयतन आपको दे रखा है, बस मोलों की संख्या निकालनी। मोल तो अपन को निकालने आते हैं ना, आते हैं ना भाई, बिल्कुल आते हैं सर। हमें पता है मोल निकालने, आपको उल्टे सीधे काम करने, मतलब W/M करना है। W कितना भैया, W कितना है भाई, W की अगर हम बात करें, W कितना अपने पास, तो किसके मोल निकालने हैं, विलेय के। विलेय का W कितना है, 5 ग्राम है सर। मोल द्रव्यमान कितना होता है सर, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। सर इसका मोल द्रव्यमान NaOH का हो जाता है 40। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 8 पन्ने 40, मतलब 1/8। 1/, क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब 1/8 मोल आगे किसके, हमारे NaOH के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए भैया। आगे सॉल्व नहीं कर रहे, आप कहेंगे सर आगे सॉल्व कर लो, पॉइंट में लेना क्यों है, जब कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। हमको पॉइंट में लेना ही नहीं, इधर आ जाओ भाई। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल है सर 1/8 गुणा कितना है, 1000 है ना, 1000 कर दो, डिवाइड भाई आयतन कितना है, 450 ml, 450 ml, ठीक है। अब इसकी काटा पीटी करते हैं। देखो थोड़ी सी काटा पीटी करेंगे हम। यहां 0 से यहां 0 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। इसको मैं काट सकता हूं, इसको भी काट सकता हूं। कितने से काट दूं, आप 4 से काट दो। 4 से काटते हैं, बिल्कुल काट दो सर। 4 से कितने बढ़े, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 चौका 100, मतलब 25 बार, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आगे को लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। भाई यहाँ से बचा हमारा कितना, 25 केवल, बट्टे नीचे कितना है 2 गुणा और कितना है 45। यही था ना, यही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से 25 बचा ऊपर, नीचे ये 2 का गुणा हो जाएगा 45 में, तो 2 गुणा 45। अब देखो इसको फिर से काट सकते हैं हम। कैसे काटेंगे सर, 5 से काट दो, 5 25, 5 45, बिल्कुल सही बात है सर, कट जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे करो, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। यहाँ हो जाएगा 5/2 गुणा 9। अब आपको अगर आप 9 दूनी 18 करना चाहो, 18 कर लो, 18 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। अगर 18 का भी नहीं पढ़ पा रहे फिर भी, अगर आप 18 का भी पहाड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक काम करो, 2 से भाग दे दो इसमें। 2 से भाग देंगे 5 में तो कितनी बार चला जाएगा, 2.5 डिवाइड बाय 9। अब 9 से भाग दे तो क्या आ जाएगा, 0.9 दूनी 18, ठीक है सर। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर। कितने बचेंगे हमारे पास फिर, 18 आएंगे तो अपने पास बचेंगे सर 2 और 5 7, 70 हो जाएंगे। 9 7 63, हाँ ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा। फिर कितने बचेंगे भाई, फिर अपने पास बच जाएंगे 7, फिर 9 7 63, और फिर इसी तरह से चलता जाएगा 0.287। आप इसको ले लो और इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी, यानी क्वेश्चन नंबर 2.2 इजीली समझ में आया होगा, इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख ले भैया। आपसे क्वेश्चन में कहा था सर आपको बतानी है मोलरता, ठीक है सर, मान ली मोलरता बतानी है। और मोलरता का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। उसने बोला है कि विलेय का द्रव्यमान इतना है, जो NaOH है 5 ग्राम है। कितने में मिला गया, पूरा विलेयन जो है आपका दे रखा है 450 ml। भाई आयतन की वैल्यू दे रखी है, मोल हमको निकाल लेते हैं, मोल निकालने अपन को आते हैं, हमने रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया इसका मोल लीटर इनवर्स में 0.278। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। चलिए सर, ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब ढूंढो भाई तीसरा क्वेश्चन किधर है। आइए भाई, तीसरा क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ये आ गया, मिल गया अपने को, तीसरा क्वेश्चन मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल दे रखा है कि कितना 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोललता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी भाई, मोललता। मतलब आपको मोलरता का क्वेश्चन पूछ लिया, पहले मोलंस का पूछा था, फिर आपको मोलरता का पूछा है, अब आपसे पूछा है मोललता। सर मोलरता में मोललता में दोनों में डिफरेंस बताया था। मोलरता क्या बताई थी सर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
साथ ही साथ हमने कहा था सर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। भैया एक बार इसका आप एक काम करो, फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है सर, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मोललता की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 है। अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता क्या था भाई? मोललता होती है हमारे विलेय के मोलों की संख्या के बराबर। कब? जब विलायक का द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम। अगर मैं विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कर दूं तो भैया हम क्या करते हैं सर? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। सर मोललता का फॉर्मूला ये है, हमको क्या चाहिए? हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए, विलेय के मोल चाहिए। सर यहां पर देख लीजिए, क्या विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान है? आपसे कहा गया है सर 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है। सर हम बोल सकते हैं इसको मिलाया गया विलेय हो गया, इसमें मिलाया गया विलायक हो गया। सर विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 75 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। सर इसको निकाल दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। आ जाइए इधर। कहाँ आना है? यहाँ आना है। आगे सर आपको विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, यानी हम बोलेंगे यहाँ पर W किसका? विलेय का। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा भैया? 2.5 ग्राम। और वो भी क्या है? एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH एथेनोइक अम्ल दे रखा है। इसके अलावा सर विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है। विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है। विलायक का कितना भैया? 75 ग्राम दे रखा है। सही है, इतना दे रखा है। आपको बतानी मोललता। ठीक है सर, मोललता विलायक का द्रव्यमान ही मेरे को चाहिए यहाँ पर, जो 75 है वो तो ठीक है। सर एन मेरे को निकालना है, पर एन की क्या दिक्कत है? एन को तो निकालते आ रहे हैं, हमें कारण क्या होता है भाई? उल्टा सीधा। डब्ल्यू कितना दे रखा है विलेय का? 2.5 डन। एम कितना दे रखा है? सर पता नहीं तो निकाल लो भाई। कार्बन का कितना होता है सर? 12 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हो जाएगा। प्लस कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड करोगे इसका आ जाएगा भैया 60 यानी कि 60। कर दो डिवाइड, कर दीजिए डिवाइड। यहां से कर देंगे 60, है ना? 60 कर देंगे। एक बार देख लें, एथेनोइक अम्ल है ना? ठीक है, यहां से करते हैं। 60 हो गया। अब क्या काम करेंगे सर? एक काम करिए, इसको थोड़ा सा तो सॉल्व कर ही लेते हैं। पॉइंट हटाते हैं, एक 0 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 25/600। इसको 5 से काट दो, कितना हो जाएगा? 5 25। और यहाँ हो जाएगा आपका 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 120। फिर से 5 से काट दो, 5 1 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब 1/24। कितना हो गया भाई? 1/24 रख दो भाई। तो मोललता निकालनी है। मोल आ गए भैया हमारे पास 1/24। ठीक है सर, 1/24 गुणा 1000 बट्टे डब्ल्यू कितना है? 75 है सर। ठीक है, कितना है? 75। सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करते हैं भैया। क्या करेंगे? 25 से काटो, 25 थी 75। ठीक है, 25 चौका 100 और ये 40, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा आगे लिख लो, 40 यहाँ से हो जाएगा। हाँ ठीक है, 40 बट्टे नीचे कितना बचा? 24 गुणा 3, यही है ना? बिल्कुल सही है सर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको 2 से काट दो भाई। 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 12। फिर से 2 से काट दो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। फिर से 2 से काट दो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। मतलब ये हो जाएगा 5/3 और ये भी 3, 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 5/9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45। ठीक है सर, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पंजे 45, 0.556 और मोल केजी इनवर्स किस में आ जाएगा भैया? मोल केजी इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से बता दो भैया। बिल्कुल बता दो सर। आपको विलेय का द्रव्यमान इतना दे रखा है और विलेय दे रखा है, ये रहा हमारा विलेय। विलायक में कितने मिलाया गया? 75 ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान ये क्या है? विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000। तो भाई विलेय के मोल कितने हैं? विलेय के मोल इतने निकाल लिए हमने, रख दिए, और विलायक का द्रव्यमान इतना रख दिया, कैलकुलेट किया बहुत ही आसान तरीके से, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि सिंपल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? चलिए अगला करते हैं हम क्वेश्चन।
भाई आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं पता है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से प्लेलिस्ट को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जाकर वहां पर सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़कर आ जाएं, ताकि अच्छे से क्वेश्चंस को हम बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए भैया आ जाइए भैया। सर अगला वाला बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। 1.4 को ढूंढो भाई, कहाँ है 1.4? देखो ये आपके पाठानीत प्रश्न है, ये आपके जो है ना वो पाठानीत प्रश्न है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। कब करेंगे भैया? अगले वाले लेक्चर में। इसको हम अगले वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम केवल एग्जांपल्स कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई तो टाइम बहुत हो जाएगा और इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा जिसको आप भी पर देखोगे तो कहेगा सर इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा। इसलिए हम उन सबको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं भाई, हम केवल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आप मिल नहीं रहा क्या? कहाँ गए क्वेश्चंस? ये आ गया 1.4, मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर, अपने पास मिल गया 1.4। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन आपका जो दे रखा है ये सांद्रता वाले पार्ट से नहीं है भाई, सांद्रता वाले पार्ट से एग्जांपल में आपके 3 क्वेश्चन हमने जो कर लिए हैं वो 3 क्वेश्चन एक मोलन से था, एक मोलरता से था, एक मोललता से था। अब जो अगला क्वेश्चन आया आपका चौथा, ये आपका दे रखा भैया हेनरी के नियम से। कैसे दे रखा है? हेनरी नियम से। चलिए इसको भी देख लेते हैं, हेनरी का नियम क्या कहता है हमारा। सर देखना क्या ये कह रहा है भाई, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो 1 लीटर जल में कितना दे रखा भैया? 1 लीटर। 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी? भैया बहुत चालू वाला क्वेश्चन है, बहुत चालू वाला क्वेश्चन है। इसने N2 के मोल नहीं पूछे, इसने N2 के मोल नहीं पूछे, इसने N2 के मिलीमोल पूछे हैं। जैसे ग्राम नहीं मिलीग्राम है, जैसे मीटर नहीं मिलीमीटर। तो मिली का मतलब क्या होता है? आपको उसमें क्या कर देना है? 1000 से भाग दे देना है। ठीक है ना, तो वो आपसे पूछी है। तो आप यहां पर देखेंगे, हम आगे क्या करते भाई, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होंगे? N2 का आंशिक दाब आपको दे रखा है, N2 का आंशिक दाब कितना दे रखा है? 0.987 बार है। यदि 293 केल्विन पर N2 के KH का मान इतना दे रखा है। KH का मान कितना दे रखा है? इतना दे रखा है 6.48 किलो बार। सही है। अब देखो इसको कैसे करना अपन को, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। इसमें हमारे पास पहले तो ये देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है ना। जो जो चीजें दे रखी है उसको हम अलग लिख लेते हैं एक बार, ताकि हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसको समझ सकें। देखिए भाई, आपको N2 गैस के क्या पूछे? मोल, मिली मोल पूछे हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप एक काम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर आएंगे, नई स्लाइड को खोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है? क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है? आपसे पूछे N2 के मोल। N2 के मोल नहीं भैया, मिली मोल पूछे हैं, मिली मोल पूछे हैं। अच्छा सर और क्या पूछा है? और आपको दे क्या रखा है? N2 का आंशिक दाब दे रखा है। N2 का आंशिक दाब कितना है भैया? देखना एक बार। N2 का सर आंशिक दाब दे रखा है अपने पास कितना है? 0.987 बार, 0.987 बार, ये N2 का आंशिक दाब दे रखा। ठीक है, और क्या दे रखा भाई? KH की वैल्यू दे रखी है, हेनरी स्थिरांक। भाई हेनरी स्थिरांक KH की वैल्यू अरे कितनी दे रखी है ये तो देख लो, 76.48, ये आपको दे रखा है 76.48 किलो बार। भाई ये किलो बार में दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो बार को किलो बार में चेंज करो या किलो बार को बार में। ये दोनों यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है ना भाई। किलो बार से अगर आप बार में चेंज करना चाहोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 76480 बार। बस हेनरी के नियम में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था सर? किसी भी गैस का आंशिक दाब जो होता है वो होता है KH गुणा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। भाई अगर हम यहां पर बात करें सर, N2 का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? हेनरी स्थिरांक गुणा क्या? N2 के मोल अंश। सर यहां से हम N2 के मोल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक चीज जरूर निकाल सकते हैं, यहां से हम N2 के मोल अंश जरूर निकाल सकते हैं। भाई N2 के अगर मैं मोल अंश यहां से निकालूंगा भाई, तो N2 के मोल अंश क्या हो जाएंगे भाई? N2 का दाब, आंशिक दाब
बट्टे KH, बिल्कुल सही बात है सर। अगर N2 का आंशिक दाब देखो कितना दे रखा सर 0.987 बट्टे KH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 76480 आपको दे रखा है। अगर नॉर्मली हम एग्जाम की बात करें इतनी डीप हमारी कैलकुलेशन नहीं आती, वहां सिंपल आती है। तो हमारे तो यहाँ अगर हम बात करें भाई N2 के जो मूल अंश हो जाएंगे यहाँ कितने हो जाएंगे भैया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो हो जाता है आपका 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 मैंने अलग से सॉल्व करके रखा है। ये आपके N2 के मूल अंश यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं आती, जब एग्जाम में आती है बहुत छोटी आती है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन जो है आपको डीप जानी पड़ेगी, वहां पर करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, आगे देखिए, ये हो गए हमारे N2 के मोल अंश। भाई आपको N2 के मोल अंश तो मिल गए, लेकिन सर हमें N2 के मोल अंश चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको तो N2 के मोल चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, फिर आगे आ जाइए भाई। हमने N2 को किस में मिलाया था आपको पता है, हमने N2 को 1 लीटर जल में मिलाया है, और 1 लीटर जल में वजन होता भी है 1 किलोग्राम जल हो गया, यही तो हो गया। इसका मतलब क्या है सर, अभी अभी हमने जाना अगर किसी के मोल अंश की बात करते हैं, क्या होते हैं सर उसके मोल अंश, उसके मोल, ठीक है, बट्टे कुल मोल क्या हो जाएंगे सर, N2 के मोल प्लस जल के मोल, यही तो हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर किसी के मोल अंश मेरे को निकालने हैं तो उसके मोल बट्टे कुल मोल, ये निकाल लिया। भाई अगर मैं यहाँ पर देखूं सर, यहाँ पर H2O के मोल हैं क्या अपने पास, नहीं है सर, नहीं है तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर H2 के मोल निकालने हैं W/M करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। W कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर 1000 ग्राम होता है। M कितना होता है, जल का 18 होता है, सॉल्व कर देंगे 55.5 आ जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, 55.5 आ जाता है। करिए यहाँ पर क्या करेंगे सर, देखिए N2 के मोल अंश दे रखे हैं 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। भाई ये बहुत छोटी संख्या है, ये एक बहुत छोटी संख्या है, बराबर यहां पर कितना हो जाएगा N2 के मोल बट्टे N2 के मोल प्लस जल के मोल कितने निकाल लिए 55.5। भाई मैं आपको बता दूं, हेनरी का नियम जो कहता है वो किसको बताता है, गैसों की विलेयता बताता है। और किसी भी द्रव में जो गैसें घुली होती है ना भाई, गैसों की मात्रा बहुत कम घुलती है, गैसों की विलेयता क्या होती है, बहुत कम। तो यहां से हम एक चीज मान लेते हैं कि गैसों की मात्रा कम घुली है, तो भाई गैसों की उसमें विलेयता भी कम होगी। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब गैसों के मोल भी कम होंगे। तो यहां से हम अपनी तरफ से मान लेते हैं सर N2 के जो मोल है वो बहुत कम होंगे जल के मोलों से। किसके मोल से, जल के मोलों से। अगर हम मान लेते हैं तो भैया इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट कर देंगे N2 को, तो यहां से आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 बराबर हो जाएगा N2 के मोल बट्टे 55.5। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। मेरे को निकालना है N2 के मोल। N2 के मोल क्या हो जाएंगे भैया, N2 के मोल मेरे को निकालने, तो मैं क्या करूंगा 1.29 इंटू 10 की घात -5 गुणा 55.5, इतना हम करेंगे, और N2 के यहां से मोल हम निकाल देंगे। तो भाई तो सिंपल सी होगी ना, इसको अब सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 55.5 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर 1.29 को अगर आप 1.3 भी मान लेते हैं तो भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। 13 का पहाड़ा पता होगा, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए अगर 13 मान लेता हूँ, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। फिर 13 पंजे 65 और 6 कितना हो जाएगा 71, ठीक। फिर से 13 पंजे 65 और 6 कितना हो गया 71 हो गया। एक पॉइंट यहाँ, ये हो जाएगा आपका 71.15 गुणा 10 की घात -5। तो आप इसको कर सकते हो। N2 के मोल हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे 7.115 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -4। ये पॉइंट इधर बढ़ा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4। भाई ये क्या आ गई, ये आ गए हमारे N2 के मोल।
ये आ गए हमारे N2 के मोल। भाई अगर आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना तो आ नहीं रहे, भाई अप्रॉक्स में आता है वैल्यू, तो 7 पॉइंट समथिंग ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है 7 पॉइंट के मतलब 7 पॉइंट की समथिंग ही कोई ना कोई वैल्यू आपकी रहेगी। तो उसमें आगे पीछे अगर पॉइंट में कुछ छोटा बड़ा अंतर रहता है तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, इस चीज को आप मान के चलेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इसमें इसके मिलीमोल्स की गणना कि इसमें कितने मिलीमोल्स हमारे होंगे, ठीक है। ओके चलिए मिलीमोल की बात कर लेते हैं भाई, कितने मिलीमोल होंगे। तो आपको बता दें भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 मोल में कितने मोल होंगे सर, कितने मिली मोल होंगे, 1000 मिली मोल होंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मेरे को निकालना है, ये किस में आ गए भैया, N2 के मोल आ गए, ये कितने आ गए मोल। अगर मेरे को निकालना है मिली मोल, क्या निकालना है, मिली मोलों की संख्या, तो आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 7.115 गुणा 10 की घात -4। 1000 का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3, 10 की घात 3 से 10 की घात -3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की घात -1 बचेगा, जिसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह मिली मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 0.7115, ये हो जाएगा हमारे मिली मोलों की संख्या। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया। आपको पूछा क्या है, नाइट्रोजन के मिली मोल पूछे भाई। मोल अगर आपको निकालने हैं, मिली मोल आपको निकालने, तो आपको मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल आपको तभी निकाल सकते हो जब आपको मोल अंश निकालना होगा, और मोल अंश तभी आप निकाल सकते हो जब आपको हेनरी का फॉर्मूला पता होगा और इसका कंसेप्ट पता होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात पे आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.5, है ना। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, ये अरे ये नहीं आया अभी, बढ़ते जाइए भाई, बढ़ते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन को मिलने वाला है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ओके लंबा चला गया, अभी तक नहीं आया भाई, है ये भाई सारे के सारे ग्राफ्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं, पता है आपको, राउल्ट के नियम से संबंधित आदर्श अनादर्श विलयन सारे कर चुके हैं, मतलब कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं है। तो ये देखिए, ये है हमारा उदाहरण नंबर 1.5, ठीक है ना। उदाहरण नंबर कितना भाई, 1.5 है। इसमें क्या पूछा है आपसे बता देते हैं। इसमें पूछा क्या, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं आपको, एक तो क्लोरोफॉर्म और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब क्रमशः है, दिख नहीं रहा क्या, नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा तो पहले दिखाओ इसको, क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिख रहा अपन को। ओहो क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना पूरा, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, अभी देखिए, ठीक है अभी देखिए। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, 298 केल्विन पे एक तो क्लोरोफॉर्म है, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है। इन दोनों का दाब दे रखा है 200 mmHg और 415 mmHg, ठीक है। ओके सर, इसके बाद उन्होंने बोला है कि इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म है, इतने ग्राम डाइक्लोरोमीथेन है, को मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो भाई ये वाला क्वेश्चन ना ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे करेंगे भैया, वो चीज हम बता देते हैं कैसे करेंगे। चलो देखिए, इधर आ जाइए, अगली स्लाइड ले लीजिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.5। भाई आपको दो चीजें दे रखी है, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन। सर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, CCl3। इसका शुद्ध अवस्था में वास्तव दे रखा है CHCl3 का, और एक शुद्ध अवस्था में वास्तव दे रखा है CH2Cl2। कितना कितना दे रखा है सर, देखना एक बार, देख लेते एक बार, जाइए। क्लोरोफॉर्म का है सर 200 और डाइक्लोरोमीथेन का आपका 415, इसका है 200 mmHg, ठीक है सर, इसका है 415 mmHg, ठीक है सर, दोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा उन्होंने बोला है विलयन का वास्तव बताना, कुल वास्तव, विलयन का क्या बताना भाई, कुल वास्तव, ठीक है। आ जाइए इधर, विलयन का कुल वास्तव मतलब आपको पीटी की वैल्यू पूछिए, पीटी की वैल्यू कितनी होगी। सर मैं यहीं पर बता दूं आपको, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विलयन का वास्तव, तो हमें पता है कुल दाब जो होता है हमारा राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाता है भाई,
पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स पी, यही तो है भाई, यही तो है। पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स पी। भाई पी ए आप मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो भाई पी ए नॉट और पी वी नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स और एक्स पी क्या है सर, ए के मोलंस और बी के मोलंस। सर इसके मोलंस कैसे निकालेंगे, इसके मोल बट्टे कुल मोल। सर इनके मोल भी तो निकालने आने चाहिए। भाई मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू बट्टे एम। सर मोल हम तभी निकाल सकते हैं, भाई मोल पता पड़ गए तो मोलंस निकाल लेंगे। मोल हम कब निकाल सकते हैं, मोल हम तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्या पता हो उनका द्रव्यमान। मोल और द्रव्यमान हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। सर द्रव्यमान कैसे, द्रव्यमान यहाँ दे रखा हुआ देखो कितना है, CH Cl3 का द्रव्यमान दे रखा है 25.5 ग्राम, इसका 40 ग्राम है। देखो इसका जो द्रव्यमान है किसका, CH Cl3 का द्रव्यमान दे रखा है 25.5 ग्राम और CH2Cl2 का द्रव्यमान आपको दे रखा है 40 ग्राम। सर इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए देता हूँ, मतलब आपके खुद के लिए देता हूँ, आपको खुद ये वाला क्वेश्चन करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है। आप जैसे भी करो कोशिश करना, क्योंकि वैसे इतनी ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन आती नहीं है, आप कोशिश करके देख लेना कैसे होता है। मैं आपको फॉर्मूला पूरा बता रहा हूँ। कुल दाब आपसे पूछा है, कुल दाब यानी पीटी बराबर होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स पी, ठीक है। अब पी ए नॉट की वैल्यू ये दे रखी है, पी वी नॉट की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स एक्स पी कैसे निकालेंगे सर, हमको पता है एक्स से बराबर क्या होगा, ए के मोल बट्टे ए के मोल प्लस बी के मोल, इसी तरह से निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। एन ए कैसे निकालेंगे भाई, एन ए अगर आपको निकालना है तो भाई ए का द्रव्यमान बट्टे उसका मोल द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है ए का भाई 25.5, ये हो गया क्या, ए का द्रव्यमान बट्टे इसका मोल द्रव्यमान। ऐसे निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सबको जोड़ेंगे, इसका एम रख देंगे। इसी तरह से इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसका एम दे रखे, दोनों के मोल निकालेंगे, दोनों के मोल की हेल्प से ए के मोलंस निकालेंगे, ए का मोलंस निकल जाएगा। बी के मोलंस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, बी के मोल बराबर क्या होंगे, बी के मोल बट्टे ए के मोल प्लस बी के मोल, एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आप ए के मोल निकाल ही लोगे तो आप बी के मोल के लिए आप एक में से ए के मोलंस को माइनस कर दीजिए, तो आपको बी के मोलंस मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें हम भाई पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप एक्स से एक्स भी निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पी नॉट पी वी नॉट दे रखा, आपको टोटल प्रेशर निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा सुन लीजिए, और एक और चीज, हाँ एक और चीज, ये जो पी ए नॉट इंटू एक्स ए है, ये आपका ए का आंशिक दाब होता है, और पी वी नॉट इंटू एक्स भी जो होता है ये आपका बी का आंशिक वास्तव होता है, ठीक है। क्यों बोला है मैंने, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, वाष्पीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। वाष्पीय अवस्था में, भाई वाष्प अवस्था में भी मोल अंश पूछे हैं, वाष्प अवस्था में मोल अंश पूछे हैं, तो ये चीज तो आपको पता होगी, है ना, ये चीज आपको पता होगी। अब वाष्प अवस्था में मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी के भी मोल अंश अगर आपको निकालना है, भाई किसी भी वाष्प अवस्था में किसी भी गैस का आंशिक दाब, किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो कुल दाब गुणा उसके वाष्पीय अवस्था में मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। भाई ये जो y है ना, ये वाष्प अवस्था में मोल अंश है, x हमारे द्रव अवस्था में, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, p बट्टे pt, p बट्टे pt। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक a है दूसरा b है, अगर आपको ya निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, pa बट्टे pt, और अगर आपको yb निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, pv बट्टे pt। तो आपको pa की वैल्यू आपको ये निकल के आएगी, pv की वैल्यू आपसे ये निकल के आएगी, और pt टोटल आपको ये निकल के आएगा। आप इनसे डिवाइड कर देंगे तो a और b यानी दोनों के मोल अंश वाष्पीय अवस्था में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस तो भाई करने बनते हैं आपको। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं जो हमें करना है। अब हम 1.5 हो चुका है भाई, अब हम पहुंचते हैं 1.6 पर। किधर अभी है 1.6 आया, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढते रहो, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हमें स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे तब तक कैसे मिलेगा भाई, थोड़ा रुक रहा है ना बोर्ड, इस वजह से। आदर्श अनादर्श लेने आ गए हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी दिखाओ हमें क्वेश्चंस। ज़्यादा बड़ा कर लिया हम, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। अब चलेंगे थोड़ा सा तेज, है ना।
अभी नहीं मिला, 1.5 हो चुके हैं। हाँ जी सर, हमें 1.6 की तलाश है, हमें 1.6 की तलाश है। मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। 1.6 अपन को मिल गया। आ जाइए 1.6 के साथ आइए और कैलकुलेशन को करिए, क्वेश्चन को करिए। टेंशन न लो, अब नहीं दूंगा मैं आपको। जैसे एक अभी क्वेश्चन आपके लिए दिया है, एक ही क्वेश्चन, एक दिन में एक क्वेश्चन आपको घर के लिए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब इधर देखिए, उदाहरण 1.6 है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तव दे रखा है, शुद्ध बेंजीन का वास्तव दे रखा है, ठीक है सर। एक कोई भी अवाष्पशील ठोस मतलब विलेय मिलाया गया, विलेय की मात्रा दे रखी है, मतलब विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। 39 ग्राम बेंजीन में उसको घोला गया है, जिसका मूल द्रव्यमान भी दे रखा है। प्राप्त विलयन का दाब इतना दे रखा। भाई पहले शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इतना था, जब विलयन बन गया तो दाब इतना हो गया। ठोस का मूल द्रव्यमान क्या होगा? ठोस का मूल द्रव्यमान क्या होगा? भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है अर्धसंख्य गुणधर्म से, और अर्धसंख्य गुणधर्म हमारे पास कितने थे भैया? 4 थे। अर्धसंख्य गुणधर्म कितने थे? 4 थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से मिलते हैं आपको। तो यहाँ की एक चीज पहले तो आपको ये समझनी है। क्या समझनी है भाई? यहाँ की एक चीज तो आपको पहले ये समझनी है कि मैं जहां पर भी 1 लिखूंगा, जहां पर भी 1 लिखूंगा, उसका मतलब सर आपको जानना है विलेय। क्या जानना है? विलेय। और 2 लिखूंगा तो उसको आपको समझना है विलायक। इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हम थ्योरी क्लास में इसको मान चुके हैं अर्धसंख्य गुणधर्मों के लिए। भाई इसने हमसे अब जो जो चीज बोलता जा रहा है ना, उस चीज को पहले नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 1.6 है, ठीक है 1.6 है। यहां पर पहुंचे, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दे रखा है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प, भाई शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हम किससे दिखा रहे थे? P0 से। P0 दे रखा है 0.850 बार। सर इतना ही है? हम कहेंगे सर हाँ बिल्कुल इतना ही है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य मिलाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि आपको W1 यानी विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना? एक बार फिर से देखें कितना है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम आपको कौन दे रखा है? विलेय दे रखा है, ठीक है सर। उसको 1 दिखा रहे हैं विलेय, और 2 है तो विलायक है। उसने बोला है फिर 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन में सर 39 ग्राम, यानी W2 आपको क्या दे रखा है? 39 ग्राम। बेंजीन है जिसका M2, जिसका यानी कि मोलर द्रव्यमान आपको 78 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, आपको इसका दे रखा है। नहीं भी दे रखा तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H6। कार्बन का 12 होता है, 12 के 72 और 6 कितने होगा? 78, वही आ जाना, ठीक है। इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। जो विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब कितना हो गया भाई? P कितना हो गया? पहले P0 होता है, बाद में जाके P होता है, वो हो गया 0.845 बार हो गया सर, ठीक है। पूछा क्या ये तो बता दो। ठोस का मोलर द्रव्यमान पूछा सर, मोलर द्रव्यमान यानी कि M1 की पूछी है, M1 की वैल्यू। मोलर द्रव्यमान आपको पूछा किसका? ठोस का। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई। अगर वही को आप रख दोगे, आपका आंसर आराम से मिल जाना है, कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर फेस करने नहीं पड़ेगी। देखिए कौन सा फॉर्मूला था, हमको पता था सर, डेल्टा P बट्टे P0 बराबर W1 बट्टे M1 इंटू W2 बट्टे M2 कहां बन जाता है? ऊपर पहुंच जाता है। सर यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सर ये डेल्टा P क्या था? डेल्टा P था वाष्प दाब का अवनमन, मतलब पहले P0 था, बाद में P हो गया। कितना कम हुआ सर? पहले वाले में से बाद वाले को हटा दो। भाई पहले वाला कितना था सर? 0.850 था, बाद में कितना हो गया सर? 0.845 हो गया। हम सॉल्व करेंगे 0.05 बार आ गया सर। क्या? डेल्टा P। इसकी वैल्यू को रख सकता हूं ना? बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? रख दीजिए 0.05। 0.05 है ना? नहीं गलत कर दी। क्या भाई? 0. डेल्टा P के यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.005 भाई, 0.005। तो यहां से अपना आ जाएगा 0.005 बार। P0 की वैल्यू कितनी भैया? P0 की वैल्यू है सर 0.850, ठीक है, बराबर W1 कितना है? W1 0.5, ठीक है। M1 कितना है?
एम वही तो निकालना भैया, M1 कहाँ दे रखा है आपको, M2 कितना है 78 है सर, ठीक है। W2 कितना है, W2 से 39 ग्राम। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो भी टिपिकल नहीं है, आसान है। देखो 39 दूनी 78, 2 बार चला गया, ठीक है सर। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, चलो आगे लिख लेते हैं, पहले आगे लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ हम बात करें सर, यहाँ बचा 5 बट्टे नीचे कितना होगा 850। चाहो तो आप काट सकते हो, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे आ जाएगी। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ देखो 5.5 है, यहाँ 2 है, 5 दूनी 10, यानी कि 1 ही बचेगा, तो यहाँ हो गया 1/m1। भाई 0.5 इंटू 2 यही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1.0 हो गया, 1.0 का मतलब तो 1 ही हो गया, तो 1/m1 आ गया। m1 की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो भाई m1 बराबर कितना हो जाएगा 850/5, 5 से भाग दे दीजिए, m1 कितना हो जाएगा 5 × 5, ठीक है सर। कितने बचे 3, 5 7 35, ठीक है सर, 0। ये आ गया 170 ग्राम मोल इनवर्स, 170 ग्राम मोल इनवर्स। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कैलकुलेटिव या बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई आपको उसने बोला कि शुद्ध अवस्था में वास्तव इतना है, मिलाने के बाद वास्तव इतना हो गया, विलय इतना मिलाया गया है, विलायक इतना है, विलायक का मूल द्रव्यमान इतना है, विलय का बताना हमने निकाला, खत्म। चलिए सर, ये हो गया हमारा 1.6 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सर 1.7 पे। छोड़ो 1.7 किधर है, मैं आपको बता दूं, इसमें 13 क्वेश्चन दे रखे हैं बस, तो 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपना 1.7 मिल गया है। 1.7 क्या कहता है, एक सॉसपैन पात्र में, सॉसपैन जानते भाई, सॉसपैन नहीं जानते, डोलची, डोलची को सॉसपैन बोलते हैं। यहाँ देख लो, एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में उबाला गया है, तो 1.013 बार। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य दाब है, ठीक है ना। दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, बहुत बड़े क्वेश्चन दे रखा है आपको। विलयन का क्वथनांक पूछा है, किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। भाई अगर आपने इसके फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है तो जाकर क्लास फिर से ज्वाइन कर लें, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं, 1.7 है। जो चीजें दे रखी है वो देखो आप, एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब क्या ग्लूकोज सर विलय है, W1 आपको दे रखा है 18 ग्राम, 18 ग्राम है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के लिए M1 भी निकाल सकते हैं। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना भाई, बिल्कुल पता है सर, C6H12 वो 6 होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका मोल द्रव्यमान आप निकालोगे तो 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है सर। और क्या भाई, 1 किलोग्राम जल दे रखा है सर, जल क्या है, विलायक है, कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है 1000 ग्राम, ओके। और क्या दे रखा है भाई, ये तो दाब है, दाब की जरूरत अभी है नहीं हमें। किस ताप पर उबलेगा, भाई विलयन का ताप पूछा है, टी भी आपसे पूछा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, टी भी आपसे पूछा है। जल के लिए केवी का मान आपको दे रखा है, जल के लिए किसका वैल्यू दे रखी है आपको, केवी, केवी की वैल्यू कितनी है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। भाई सॉल्व करते हैं ना सॉल्व, क्या चाहिए, टीबी की वैल्यू पूछिए। भाई एक चीज देखो, हमने पढ़ा था, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये है सर क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, क्वथनांक का उन्नयन मतलब बढ़ना। भाई पहले कोई ना कोई क्वथनांक होगा, बाद में जब हमने चीजें उसमें मिला दी तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। भाई क्वथनांक बढ़ गया तो बाद वाला ज्यादा हो गया, पहले वाला कम हो गया। पहले कितना था सर, पहले था मेरा TF नॉट मान लेते हैं उसको, बाद वाले को TF मान लेते हैं। ज्यादा कौन सा हुआ, TF, क्यों, क्योंकि सर क्वथनांक का उन्नयन है ना, बढ़ रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, क्या निकल आएगा, क्वथनांक का उन्नयन निकल आएगा। यानी डेल्टा TF बराबर क्या होता है हमारा, TF माइनस TF नॉट। ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। हमने क्यों बताया सर, आपसे पूछा क्या है, अरे रे सॉरी, F कहां से आ गया। क्वथनांक का उन्नयन, पहले क्वथनांक कितना होता है जल का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है TB नॉट, बाद में उसका क्वथनांक हो जाता है TB, पहले से बाद में बढ़ जाता है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, यानी TB में से मैं TB नॉट को घटा देता हूं तो मेरा बचेगा डेल्टा TB, मेरा क्या बचेगा, डेल्टा TB। ये हो जाता है क्वथनांक का उन्नयन।
पूछा क्या मेरे से सर, टीवी पूछा है, विलेन का क्वथनांक पूछा है, तो टीवी बराबर कितना हो जाएगा सर, टीवी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मेरे को हो जाएगा ये डेल टीवी नॉट, फिर क्या प्लस डेल्टा टीवी, ये तो आ जाएगा टीवी नॉट, इधर जाके प्लस का होगा, डेल्टा टीवी है ये ऑलरेडी, तो टीवी इक्वल टू टीवी नॉट प्लस डेल्टा टीवी। भाई किस में मिलाया गया जरा देखना एक बार, जल में मिलाया गया। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जल में हमने ग्लूकोज को मिलाया है। सर जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक मेरे को पता होता है, मैंने नोट करके आपको लिखाया था, 373.15 केल्विन होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। सर अगर मेरे को डेल्टा टीवी मिल जाए तो मैं टीवी आराम से निकाल दूंगा, डेल्टा टीवी निकालना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था सर, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2। सर ये फॉर्मूला तब है जब हम वांट ऑफ गुणांक का मल्टीप्लाई नहीं करते। सर वांट ऑफ गुणांक का मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब कोई चीज आयनों में टूटे, संयोजन करे या वियोजन करे। वो क्वेश्चन में बोल देता, उसने बोला ही नहीं, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हम आई से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से डेल्टा टीवी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो डेल्टा टीवी हम निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकालेंगे, केवी की वैल्यू सर 0.52, ठीक है 0.52 है ना, ओके। W1 कितना है भाई, W1 18, ठीक है, उड़ा 1000, ओके सर, बट्टे M1 कितना है 180, M1 180 उड़ा W2 कितना भाई, W2 भी 1000 है। अरे वाह, कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल हो गई इसकी। कैसे होगी सर, 1000 से 1000 गया, ठीक है, 18 से ये 10 बार चला जाएगा। बहुत बेहतरीन, सिंपल सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ये। 10 से भाग दे देंगे 0.052 आंसर आ गया, क्या केल्विन, इतना आ गया हमारा भाई, इतना सा आंसर आ गया 0.052। बस इसको यहाँ रख दीजिए, हम इसमें जोड़ देंगे 0.052 और इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2, 5 5 10, 0 1 और 1 2.373, यानी आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, टीवी यानी कि विलेन का क्वथनांक हो जाएगा कितना हो जाएगा 373.202 केल्विन। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है फॉर्मूला कैसे पता होगा, तभी पता होगा जब आपने जाकर क्लास करी होंगी तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लास नहीं की होंगी तो थोड़ा से दिक्कत तो महसूस हो रही होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो जाकर क्लासेस को कंप्लीट कर लो भाई। पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो 1.7 के बाद अगला चलते हैं भाई 1.8, बहुत जल्दी मिल गया अपन को। चलिए इसको भी करते हैं। देखो अड़सों के गुणधर्म कितने थे सर, हमारे पास थे 4 अड़सों के गुणधर्म। वास्तव आपका अपेक्षावनम, उससे हमने क्वेश्चन कर लिया। दूसरा हमारा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशर दाब, 4 है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो किससे दे रखा है भाई, ये भी क्वथनांक के उन्नयन से दे रखा है। वास्तव आपका अपेक्षावनमन से एक क्वेश्चन दे रखा था, क्वथनांक के उन्नयन से 2 क्वेश्चन अपन को मिल गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का क्वथनांक इतना दे रखा है, ओके सर। 1.80 ग्राम अवास्थील विलेय को मिलाया गया है 90 ग्राम बेंजीन में। सर ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, ये बेंजीन का क्वथनांक है, शुद्ध वास्तव शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। चलिए एक काम करते हैं, साथ के साथ लिखते जाते हैं सर, अब है ना, साथ के साथ लिखते जाएंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर है अपना 1 पॉइंट, कहाँ पहुंच गया, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा हमारा 1.8, ठीक है ना। क्वेश्चन है अपने पास 1.8, ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। 1.8 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है भाई, बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन है, इसका मतलब टीबी नॉट आपको कितना दे रखा है 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन आपको ये दे रखा है बेंजीन का क्वथनांक। उसके बाद 1.8 ग्राम अवास्थील विलेय मिलाया गया, विलेय को किससे दिखाते हैं W1 से, 1.8 ग्राम विलेय मिलाया गया, 1.8 ग्राम विलेय मिलाया गया। उसमें बोला है क्या 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, यानी कि विलायक क्या है 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसके बाद क्या है भाई, विलेयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया भाई, पहले टीवी नॉट इतना था, बाद में बढ़कर टीवी कितना हो गया भाई, कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 354.11 केल्विन,
354.11 केल्विन हो गया। ठीक है सर, और क्या है? विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। भैया क्या पूछा है? विलेय का, यानी कि M1 आपसे पूछा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और कुछ है? बेंजीन के लिए केवी की वैल्यू 2.53 केल्विन। ओके, केवी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके सर, कर दीजिए सॉल्व, कर दीजिए सॉल्व। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, M1 आपसे पूछा है। भाई हमको अभी अभी अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? डेल्टा टीबी। उधर देखते, इधर की साइड करते सॉल्व, है ना। हमने पढ़ा था सर डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2, यही है ना? बिल्कुल सही सर। हम उनको M1 निकालना, तो M1 को इधर ले लो। M1 बराबर कितना हो जाएगा? M1 बराबर हो जाएगा केवी इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू W2। ठीक है सर। क्या अपने पास केवी है सर, ये रहा 2.53। ओके डन। W1 है, W1 ये रहा 1.8। ओके सर, इंटू 1000 डिवाइड बाई, क्या डेल्टा टीवी है सर? नहीं, डेल्टा टीवी अपन को निकालना पड़ेगा। अब ये भी तो जाना था सर, क्या जाना था? डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। ओके, टीवी कितना भाई? टीवी कितना? ये रहा 354.11 माइनस टीवी नॉट कितना है? 353.23 केल्विन। माइनस कर दो भाई, 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा भाई? 9, 8, कितना बचेगा हमारा? 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 10 में से 2 गए तो भी 8.0, ये आ गया 0.88 केल्विन आ जाएगा। डेल्टा टीवी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए भाई 0.88 इंटू, सर W2 है क्या सर? 90 ग्राम है। ओके, 90 ग्राम हो गया। कर दें इसको सॉल्व, कर दीजिए सर। थोड़ी काटा पीटी कर लेते हैं, फिर कर लो। ये वाले पॉइंट से मैं ये वाला पॉइंट हटा सकता हूँ, हटा दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पॉइंट से, सॉरी ये वाले 0 से 0 काट दें, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले पॉइंट से एक और 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ भाई 10 है, यहाँ पर कितना? 88, 2 से तो काट सकते हैं ना, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा हमारा 44 बार। अब एक काम करते हैं, ज़्यादा बसड़ नहीं करते, पहले हम आगे लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, M1 बराबर हमारा कितना है? 253 बचा यहाँ, ठीक है, उड़ा यहाँ से बचा 2, ठीक है, यहाँ से बचा 5, ठीक है, बट्टे सर ये कट गया, यहाँ पर बचा केवल 44 ही बचा ना, ठीक है। यहाँ से इसको काट दो, कितनी बार चला जाएगा? 22 बार चला जाएगा भाई, 22 बार चला गया, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं भाई फिर। M1 बराबर 253 गुणा 5 बट्टे 22। सर इसको काट सकते हैं हम, किससे काट सकते हैं? 11 से काट दो, 11 से देखो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 11 दूनी 22 होता ना? हाँ होता सर। ये 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचा? 3, 11 3 33, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ से बच्चा 23 गुणा 5 बट्टे 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टे 2। सॉल्व कर लो तो M1 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2 से भाग दें, 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बचा सर, कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा? फिर से 1 बचा, फिर कितना हो जाएगा आपका? 2 पंजे 10, यानी 57.5 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया हमारा विलेय का मोलर द्रव्यमान। कितनी सिंपल कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने सारा का सारा क्वेश्चन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया। क्या था भाई? अपने पास शुद्ध विलायक का क्वथनांक दे रखा था। जब उसमें विलेय मिलाया हमने 1.8 ग्राम, विलायक कितना था? 90 ग्राम, तो उसका क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया। उसने हमसे पूछा था भाई इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। अपन को पता था, क्या पता था सर? क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला हमारा ये होता है। हमने रखा, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल था, आराम से सॉल्व हो गया। चलिए हम अगला काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.9 पर आ जाइए। चलिए कहाँ है भैया 1.9? ढूंढिए 1.9 क्वेश्चंस किधर है भाई? आते हैं, मिल गया भाई अपन को 1.9 क्वेश्चन भी मिल गया। क्या है भाई क्वेश्चन 1.9? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देखिएगा क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। भाई अब एक चीज तो पता चल गई होगी,
विलेय क्या है, 45 ग्राम है। कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। विलायक कौन है, जल है जो कि 600 ग्राम है। पूछा क्या भैया, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये तीसरे अर्धसंग गुणधर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। और हिमांक की गणना करो, विलयन का कितना हिमांक होगा ये भी बताना है। भाई सिंपल सिंपल सी चीज दे रखी है, आराम से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने भाई इसको पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं। करिए भाई सोल्व। क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर है 1.9, ठीक है 1.9 लिख लेते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9, ठीक है। 1.9 क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखे लिखिए। क्या दे रखा है, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल सर, ओके। विलेय है ना, कितना है 45 ग्राम, लिख लिया सर। इथाइलिन ग्लाइकोल याद है, अभी अभी निकाला था हमने, इसका मूलत द्रव्यमान भी कितना था, 62 था ग्राम मोल इनवर्स। जरूरत पड़े लिख लेंगे, नहीं जरूरत पड़े कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना हो गया अपने पास। इसके बाद क्या है, 600 ग्राम जल में मिला है। W2 कितना भाई, 600 ग्राम है, ठीक है 600 ग्राम W2 में मिलाया गया, मतलब जल में मिलाया गया। विलयन के लिए हिमांक का अवनमन बताना, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू बतानी है, ठीक है सर कितना होगा। और विलयन का हिमांक यानी कि TF बताना है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे भाई, आपको मैं बता दूं, क्या बता दो भाई, आपको पता जैसे हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जब कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं उसका वाष्प दाब कम होता है। क्वथनांक का उन्नयन, अवाष्पशील मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। हिमांक का अवनमन, वाष्पशील विलय मिलाने में हिमांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब पहले हिमांक ज्यादा होगा, बाद में हिमांक कम हो गया होगा। भाई यही तो मतलब है। पहले हिमांक कितना होगा भाई, TF0, सॉल्यूशन करने वाले भाई, पहले हिमांक कितना होता है हमारा, TF0, शुरुआत में इतना ही तो बनता शुद्ध अवस्था में। विलयन का कितना हो गया, TF, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, आपका क्या निकल आता भैया, डेल्टा TF निकल आता। सर आपको TF0 की वैल्यू दे रखी, नहीं दे रखी, TF की वैल्यू दे रखी, नहीं दे रखी, तो हम तो निकाल ही नहीं सकते। सर दूसरा एक और तो फॉर्मूला था ना अपने पास, था क्या था भाई, डेल्टा TF बराबर हमने जाना था सर, क्या जाना था, KF इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2, यही था, बिल्कुल सही सर। यहां से हम निकाल सकते हैं। KF की वैल्यू है क्या, नहीं है सर, लेकिन मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी वहां पर नोट करके लिखाया था कि जल के लिए, पानी के लिए KF की वैल्यू 1.86 होती है, ठीक है सर, आप याद रखना है। W1 आपको 45 दे रखा है इंटू 1000 बट्टे M1 आपको 62 हो गया, W2 आपका 600 हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब क्या करना है सर, अब तो वही काटा पीटी करिए, ये 2 जीरो से बड़े ही प्यार से 2 जीरो को यहां से हटा सकते हैं, ठीक है सर। अब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से इसको भी तो काट सकते हैं, कितने 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 से 45 को काट दो सर, 3 से अगर मैं 45 को काट दूं तो कितनी बार चला, 15 3 45, यही हो गया, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1.86, ठीक है, इंटू 15 गुणा 5 बट्टे 62 गुणा कुछ है ही नहीं, 62 गुणा कुछ है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको भी काट दो, इसको काटना सर, इसको काट दो, कितने से काट सकते हैं सर, हम इसको काट सकते हैं 2 से काट दें, 9 3 आ जाएगा, ठीक है 2 से काट दो, ये कितनी बार हो जाएगा, 31 बार, क्योंकि 2 3 6 2 1 2, ठीक है। इसको काटेंगे 0 पॉइंट है, 2 निम्न 18 और 2 3 6, इतनी बार हो गए। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, 31 से तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, कितनी बार चला गया, 3 बार, 0.03 हो गया। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.03 इंटू 15 पन्ने कितना होता है, 75 हो जाता है, 75 कर देंगे इसको। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट लगाना, ये आ गया 2.25 केल्विन आपका आ जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू। लो भाई, कहाँ कैलकुलेशन टिपिकल है एनसीईआरटी में, नहीं है ना भाई, कितना आ गया, डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.25 केल्विन। सर डेल्टा TF तो अपन ने निकाल लिया, क्या बचा हमारा, TF बचा। सर TF निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से देखो, अगर मैं TF निकालना चाहूँ, TF इधर डेल्टा TF इधर, तो TF0 माइनस डेल्टा TF हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा भाई। TF0 की वैल्यू पता है भाई, TF0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। शुद्ध विलायक कौन है सर, जल है। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री पे जम जाता है, नोट करके लिखाया था। 0 डिग्री में कितना होता है सर, 0 डिग्री में कितने केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे कितना,
2.25 केल्विन को। अपना क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा विलियन का हिमांक। भाई 5 में से 5 किया तो 0, ठीक है सर। यहाँ कितना अपने पास, यहाँ हो गया अपने पास 11 में से 2 गए तो 9 पॉइंट। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में से 2 गए 0.72, क्या हो जाएगा हमारा केल्विन। तो टीएफ की वैल्यू हो जाएगी भैया 270.9 केल्विन। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। ये भी हमारा किसका था भाई, हिमांक के अवनमन से क्वेश्चन आपका दे रखा था 1.9। चलिए अब आगे करते हैं। फिर से आपको एक और क्वेश्चन दे रखा, वो भी हिमांक के अवनमन से है 1.10 यानी कि 1.10। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है पहले चैप्टर का 10वां क्वेश्चन। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के है ना, तो आप इनको करते रहिएगा। 1.10 क्वेश्चन करता है भाई, क्या क्वेश्चन है आपको, एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 1.100 का कोई मतलब नहीं, 1 ग्राम है मतलब भाई आपको W1 यहां पर आपको दे रखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। भाई कितने में, W2 कितना दे रखा है भाई, 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, ठीक है। हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो रही है। भाई कमी को क्या बोलते हैं हम, कमी को ही तो डेल्टा टीएफ बोलते हैं। वो कितनी हो रही है, 0.40 केल्विन की कमी हो रही है, ठीक है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी कि केएफ की वैल्यू कितनी दे रखे भैया, 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है सर। केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि M1 आपको निकाला, विलेय का निकलवा रहा ना, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं भाई, क्या कर देंगे, फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है। डेल्टा टीएफ बराबर कितना होता है, केएफ इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2, यही है, बिल्कुल यही है सर। निकालना क्या अपन को, M1 निकालना है, M1 को इधर ले जाओ पहले। M1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, M1 बराबर हो जाएगा KF इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीएफ नीचे आ जाएगा इंटू W2, यही हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब यहां से वैल्यू रख दीजिए, हमको निकालना सर M1 क्या है, KF की वैल्यू कितनी है, KF की ये रही 5.12, ओके। W1 कितना है, वो तो 1 ग्राम है, बहुत बढ़िया, इंटू 1000 पट्टे डेल्टा टीएफ है, मैं ये रहा कितना है 0.40, 40 लगाओ, 0.4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू इंटू कौन है भाई, W2 कितना है 50 है, ओके 50 लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको काटा पीटी शुरू करते हैं इसकी। 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 5 से 100 में भाग दे देंगे, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है सर। अब एक काम करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए, हट गया, बिल्कुल हट गया। अब लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पता पड़ी मैं इसको सॉल्व कर दे जाऊँ, आप फिर देखते फिरो कि सर ये कैसे सॉल्व हो गया, पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से। अब एक काम करेंगे, बहुत आसान सा है, दिख रहा है ना मेरे को, 20 दूनी 40, 2 बार चला गया, 2 से भाग दे दो, M1 की वैल्यू निकल आएगी। कितने सौ भैया, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना बचा है 1, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्के 12, 256 ग्राम मोल इनवर्स आ गया आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान। आई होप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप बताओगे कैसे, रिकॉर्डेड चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि अगला वाला जो लेक्चर लेके आओ ना उसमें मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकूं जो आपको आने वाली, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर आपको लगता है सर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, वैसे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो जो टॉपिक का मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप जो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डालूंगा आप वहां चले जाना, जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर करा रखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है आप एक बार उसको देख लेना, है ना। आप उसको देखने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगले वाले लेक्चर में जरूर आपको उसका सॉल्यूशन लेके दूंगा, ठीक है। चलिए भाई अगला हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.10 हो चुका है, यानी 10वां क्वेश्चन हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है आपका, 1.11 आएगा, 11 क्वेश्चन है ना। अपने पास क्वेश्चन कितने हैं, 13 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में, 10 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं,
11वां क्वेश्चन ये आ गया भाई। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, परासरण दाब से। भाई 11वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको परासरण दाब से। हमने बताया ना आपको, क्या बताया सर, हमारे पास अर्धसंख्य गुणधर्म होते हैं 4, 4 में से 3 से तो क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो चौथा रह गया था, वो ये आ गया। क्या दिया, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन जलीय विलियन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है। मतलब सर ये आयतन हो गया, ये हमारा विलेय का द्रव्यमान हो गया 300 केल्विन पर। इस विलियन का परासरण दाब इतना दे रखा है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी कि फिर से m1 की वैल्यू आपसे पूछी है। चलिए भाई करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं, इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1.11। ठीक है, जो चीजें दे रखी हैं उनको 1 बाय 1 लिख। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, भाई क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है सर। आयतन कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 ml। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 200 ml। लेकिन आपको जब परासरण दाब का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो क्या था भाई हमारा, पाई वी इजिकल टू एन एस टी, यही था ना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तो भाई आपको इसमें लीटर में करोगे, 1000 से भाग दोगे, लीटर में चेंज कर लेता हूँ, 0.2 लीटर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ना। इसके बाद क्या दे रखा है, विलेन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब विलेय का द्रव्यमान है भाई। विलेय का द्रव्यमान कितना, 1.26 ग्राम है। ठीक है सर, और क्या है, और क्या दे रखा है, 300 केल्विन ताप। भाई ताप की भी जरूरत होती है, तो ताप को भी लिख लो। कितना दे रखा है, 300 केल्विन ताप आपको दे रखा है। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद आपको दे रखा है इस विलयन का परासरण दाब। परासरण दाब को हम किससे दिखाते हैं, पाई से। तो पाई की वैल्यू कितनी भी है, पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 बार है, माइनस का 3 बार। आपको क्या दे रखा है, ये परासरण दाब। और क्या भाई, मोलर द्रव्यमान पूछा, यानी m की वैल्यू पूछी है आपसे। तो यहाँ पर मैं m1 m2 नहीं करता, या w1 w2 नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर w विलेय का द्रव्यमान और m विलेय का मोलर द्रव्यमान है, क्योंकि विलायक के द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, है ना। तो हमारा भाई सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। ओके ठीक है सर, मेरे को निकालना क्या है, निकालने का मोलर द्रव्यमान, वो तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। पाई वी इज इक्वल टू एन बराबर कितना होता है, w बट्टे एम एस टी। भाई w द्रव्यमान, m क्या मोलर द्रव्यमान, m ही तो पूछा है। तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई, m इधर आ गया तो ये हो जाएगा WST अपॉन पाई v। यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए सर अभी काम करते हैं, इसमें रख देते हैं हम सारी की सारी वैल्यू। तो m बराबर क्या हो जाएगा भाई, m बराबर हो जाएगा w कितना है 1.26 ग्राम, थोड़ा s कितना होता है भाई, s की वैल्यू तो आपको पता है, क्योंकि इसमें दाब किसमें दे रखा है, बार में। तो बार में आपको बताई थी 0.083, ठीक है ना, 0.083 आपको याद रखनी है। वैसे मैं आपको लिखा चुका हूँ इस चीज के बारे में। टी कितना होता भाई, टी ताप 300 केल्विन है, 300 केल्विन लिख दिया, बट्टे कहां पर आ जाइए, पाई, पाई कितना है 2.57 इंटू 10 की घात माइनस का 3। ओके गुणा v कितना, v आयतन आपको 0.2 दे रखा है, 0.2 दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए सॉल्व। सर कैसे करेंगे, थोड़ी काटा पीटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई काटा पीटी, थोड़ी काटा पीटी करते हैं। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे सर। पॉइंट हटाने से क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सर यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटाऊं, कितने डिजिट है, 1 2 3 है, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाए। सही है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं। ज्यादा काटा पीटी एक साथ नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि फिर आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए। तो 126 बचा यहाँ से, ठीक है, गुणा यहाँ से बचा आपका 83, ठीक है, गुणा यहाँ से कितना बचा 3, बट्टे यहाँ से बचा 257। ओके, फिर कितना बचा, गुणा 2, ये 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है भाई, 10 की घात 3 का मतलब होता है, अगर ऊपर जाएगा तो 10 की घात +3 हो जाएगा। +3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो मैंने 1000 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको, अब आपको एक काम करना है, ठीक है, इससे चलो यही काट दो, 2 से इसको काट दो, 26 को, 2 छिक्के 12,
2 3 6, तो यहाँ से m हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 63 गुणा 83 गुणा 3 गुणा 1000 बट्टे 270, कितना हो जाएगा बट्टे 257। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, ये क्या कर सकते हो, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपका 61.022 ग्राम मोल इनवर्स के लगभग आ जाता है। आप देख लेना एक बार चेक करके, है ना। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे आप हाथ से करना चाहो तो इजीली हो जाएगा। 3 का पाड़ा इसमें करना, फिर 63 से गुणा कर लेना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 257 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया हमारा 1.11। अब अगला चलते हैं भाई 1.12 वाले क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए इसमें बस, उसके बाद हमारा ये पूरे के पूरे पहले चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई कहाँ पहुँचे, अभी तक तो आया नहीं, आ जा भाई, किधर रह गया, ये रहा, मिल गया अपना क्वेश्चन 1.12। रुक जा भाई, कहाँ गया, मिल गया। 1.12 वाला क्वेश्चन है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को, भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। अभी तक यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो हमने विलेन वाले चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर डाला ना, जिसमें हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान दे रखा है ना, और फांटाफ गुणांक दे रखा है, वहां से ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, वहां से ये वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं ना, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व अगर आप एनसीईआरटी के बेस पे देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसमें देखोगे तो पागल हो जाओगे, सॉल्व समझ में भी नहीं आ पाएगा तुम्हारे। लेकिन हम इसको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बेस पर सॉल्व ना करके अपने फंडे से करते हैं, जो हमने सीखा है लेक्चर्स में। ठीक है ना, चलिए भाई वहां से करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 1.12। 1.12, चलिए भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1.12 क्या दे रखा भाई इसमें, पहले देख लो क्या है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, सर लिख लीजिए। W1 आपको दे रखा है 2 ग्राम, और वो भी क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिख दे डायरेक्ट, C6H5COOH, ये दे रखा है। ठीक है सर, इसके बाद क्या है, 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। W2 कितना भैया, 25 ग्राम हो गया। ओके सर, 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन हुआ। भैया डेल्टा TF आपको दे रखा है, डेल्टा TF का आपको दे रखा है 1.62 केल्विन का अवनमन हुआ है। इसके बाद बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF की वैल्यू, KF की वैल्यू आपको दे रखी है 4.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है सर, ओके मान लिया। इसके बाद यदि यह विलयन का डाइमर बनता है, भाई यहां पर संगुणन हो रहा है, मैंने आपको बताया था वियोजन और संगुणन। वियोजन देखो, ना वियोजन हो रहा ना संगुणन हो, आई की वैल्यू 1 होती है हमेशा। वियोजन हो रहा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगी, और संगुणन हुआ तो आई की वैल्यू सदैव 1 से कम मिलेगी। तो यहां पर हम आई की वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भैया, आपको आई की वैल्यू लगानी पड़ेगी। डाइमर बनता है तो अम्ल के संगुणन कितने प्रतिशत होगा, आपको ये बताना, अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, उसके लिए आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और परसेंट अगर आपको निकालना है तो जो भी अल्फा की वैल्यू आए उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रतिशत निकल आता है। क्योंकि अल्फा हमारा क्या होता है, वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा होती है। प्रतिशत निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करना, तो हमें फोकस करना है अल्फा की वैल्यू का। भाई डाइमर किसका बनना है, C6H5COOH के 2 अणु आएंगे आपस में मिलकर C6H5COOH का होल ट्वाइस बना लेंगे। ठीक, हमने आपको बताया था 2 से 1 बनना है, तो 1 से क्या बनेगा, आधा। भाई 1 मान लो पहले शुरुआत में 1 होगा तो ये 0 होगा। अगर मैं 1 में से अल्फा माइनस कर दूं तो यहाँ कितना बचता है हमारा, अल्फा/2, यानी 1 में 2 का 1 बनता है तो 1 का आधा बनेगा। और इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो यहां से चलो डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्यों बार बार बोलना। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप उधर चले जाओ। यहां से हम आई की वैल्यू हमने निकाली थी, आई बराबर क्या होता है, 1 माइनस अल्फा/2। हमारे लिए संगुणन के केस में, किसके केस में भैया, संगुणन के केस में ये हमारा जो फॉर्मूला आता वो था आई बराबर 1 माइनस अल्फा/2 आ गया था।
ठीक है सर। अल्फा बाई 2, अगर मेरे को यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है भाई, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? तो यहाँ से अगर मैं कर सकता हूँ अल्फा बाई 2 बराबर 1 माइनस आई, सही बात है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस आई बट्टे सॉरी गुणा दो। चलो एक काम करते हैं, पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आई की वैल्यू नहीं पता हो। और आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? एक चीज तो पता है ना, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2। भैया अब ये फॉर्मूला हमारा अधूरा है, संगुणन और वियोजन का नाम आ जाए आपको यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें आई की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू निकालेंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी एफ गुणा M1 गुणा W2। भाई M1 इंटू W2 ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी नीचे आ जाएंगे हमारे। तो के एफ इंटू W1 इंटू 1000, सबकी वैल्यू को रख दीजिए सर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी एफ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 1.62 इंटू M1 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कहाँ है सर M1? M1 तो है नहीं, हाँ तो ये है ना, इसमें से निकालना पड़ेगा। जब इसका निकालेंगे भाई 12 होता है कार्बन का, 12 के 72, हाइड्रोजन 5, कार्बन का 12, 16 दिन 32 और इसका लगभग 122 आता है आंसर, है ना। मेरे को याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। M1 इसका 122 आता है। W2 आपको कितना दे रखा है? 25 दे रखा है सर, 25 हो गया बट्टे के एफ की वैल्यू कितनी है? 4.9 इंटू W1 कितना है? 2 गुणा 1000, यही है ना? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा काटा पीटी करते हैं। 25 चौका 100 मतलब 40 आ गया, ठीक है सर। 2 से काट दें, 2 छिक्के 12, 2 कन 2, 61 आ गया। अब क्या कर सकते हैं? अब एक काम कर सकते हैं, 40 से भाग दे दो इसमें। एक काम है, ऐसे करो, आई की वैल्यू लिख लो यहाँ पर पहले। यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.62, ठीक है, गुणा 61, ओके, बट्टे ये हो जाएगा 4.9 गुणा ये हो जाएगा 4, 40 है, इसको 4 गुणा 10 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सॉल्यूशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, 1 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने 1 जीरो नीचे बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 एकन 2, ये हो गया हमारा आई बराबर 81 गुणा 61 बट्टे कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 49 गुणा 200, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर दो, और फिर 200 से 2 का तो भाग पड़ सकते ना, उसके बाद 49 से। तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर आई की वैल्यू लिख देता हूँ भाई। आई की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? तो मैं कैलकुलेट करके मैंने रख रखा है इसको, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। आई की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई, तो सॉल्व करने के बाद आपको आई की वैल्यू है 0.504, आई की वैल्यू 0.504, इसके आई की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू हो गई तो अब अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं भाई। आई की वैल्यू हमारी कितनी है? 0, तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। अल्फा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस आई, 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 0.504, इसमें से माइनस करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 में से माइनस करूंगा तो 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है सर। बाकी 9 आ जाएंगे, 96 हो गए। यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 5 गए तो 4, 0.496 आ गया। तो यहाँ से हम अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारी 0.496। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं भाई। क्या निकाल सकते हैं? थोड़ी जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, इधर से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालो। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 2 छिक्के 12, ठीक है सर। 2 में 18 और 1 19, ठीक है। 2 चौक 8 और 1 9, 8 और 1 9, पॉइंट कितने? 3.0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई भाई साहब, कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू? 0.992। और अगर हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 99.2%। 99.2%। आप खुद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर ऐसे हो रहा है तो बता दो। बहुत सिंपल तरीका है भाई, बहुत सिंपल तरीका है। हमने बिल्कुल किसी बिना भसड़ के, हमने नॉर्मल अपने जो अंदाज में हम सीखते आए हैं उसी बेस पर हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और बहुत ही आसान तरीके से।
बहुत ही सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको 1.12 वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या भाई, 1.13। क्या पूछा है सर इसमें, इसको भी देख लो। इसने बोला है 1.06 ग्राम ml इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल। भाई इसमें विलेय दे रखा है और विलेय का ही घनत्व दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। 1.06 ग्राम ml इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 ml को, भाई इसका आयतन भी दे रखा है विलेय का, 1 लीटर जल में घोला गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए भाई, ये वाले वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली इन चीजों को कोई करता नहीं है, लेकिन हम करेंगे 1.13 क्वेश्चन है। सबसे पहले विलेय की चीजों को पकड़ो। विलेय क्या कह रहा है भाई, इसने कहा है हमारे पास क्या है, विलेय का घनत्व दे रखा है भाई। विलेय का क्या दे रखा है, घनत्व कितना है सर, कितना है 1.0, विलेय का घनत्व 1.06 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, लिख लिया। और इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा है सर अपने पास जो विलेय है वो दे रखा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, विलेय क्या है अपना, एसिटिक अम्ल है, मतलब CH3COOH है। ओके, और क्या भाई, इसके अलावा इसका आयतन दे रखा है सर, विलेय का आयतन 0.6 ml दे रखा है। विलेय का आयतन कितना दे रहा है, 0.6 ml। ठीक है, को 1 लीटर जल में घोला गया, जल आ गया आपका विलायक। ये तो हो गया विलेय की बात। अब हम बात करेंगे विलायक की। विलायक का कितना दे रखा है आयतन, विलायक का दे रखा है भाई, यानी जल का आयतन आपको दे रखा है 1 लीटर। भाई जल का घनत्व अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो जल का घनत्व 1 है, तो जल में जितना आयतन होता है उसका इतना ही द्रव्यमान होता है। यानी अगर मैं जल के द्रव्यमान की बात करूं, क्योंकि विलायक है तो W2 लिख सकते हैं, इसका W2 आपका 1 किलोग्राम ही होगा, जिसको हम 1000 ग्राम मान के चलेंगे। ठीक है सर, और क्या बोला इसने, अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक का अवनमन इतना प्रेक्षित किया गया है। भाई हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा TF। डेल्टा TF आपको कितना दे रखा है, देखना 0.0205 डिग्री सेल्सियस। भैया चेंज है, चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, चेंज चाहे केल्विन में हो, हमेशा बराबर रहता है। बराबर रहता है तो आप इसको 0.0205 केल्विन भी कर सकते हैं, क्योंकि चेंज है, अंतर हमेशा उतना ही रहेगा। क्योंकि आप केल्विन में भी अंतर निकालोगे तो भी इतना आएगा, डिग्री सेल्सियस में अंतर निकालोगे तो भी इतना आएगा। आगे देखिए, अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणांक, वो वांट ऑफ गुणांक मतलब आई की वैल्यू पूछी है आपसे, और साथ क्या पूछा है, वियोजन स्थिरांक मतलब Ka की वैल्यू आपसे पूछिए भैया क्या होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं, बहुत बेहतरीन चीजें आपसे पूछ रखी हैं। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या होता है। अगर हमको चाहिए क्या भाई, आई की वैल्यू, डेल्टा TF दे रखा है, हमको फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा सर। यही करता है सॉल्व, कोई बात नहीं, जहां पर जितना होता है उतना करते हैं आप, जितना होता है उतना करते हैं आप। डेल्टा TF का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है भाई, I गुणा KF गुणा W1 इंटू 1000। भाई वांटा गुणांक आ रहा है इसलिए हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया, M1 इंटू W2, यही है ना। ठीक है सर, I निकालना है ना, I निकालना है सर, I की वैल्यू किधर ले लो, I बराबर कितना होता है भाई, I बराबर होता है डेल्टा TF गुणा M1 गुणा W2 बट्टे KF इंटू W1 इंटू 1000, यही है ना, बिल्कुल सही है सर। I की वैल्यू अपन को निकाले, डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF ये रहा 0.0205। ठीक है, इंटू M1 कितना भाई, M1 भाई विलेय है, विलेय कौन है, CH3COH, इसका M1 कितना होगा, कैलकुलेट करके निकालेंगे आपका 60 आ जाएगा, गुणा इसके बाद W2 ये रहा 1 किलोग्राम, क्योंकि डेंसिटी जल की 1 होती है, 1 है तो जितना द्रव्यमान उतना ही आयतन, 1 लीटर में 1 किलोग्राम वजन होता है, यानी कि 1000 ग्राम। तो W2 की वैल्यू 1000 होगी भाई, डिवाइड में KF की वैल्यू भाई, KF क्योंकि जल है तो जल के लिए KF की वैल्यू कितनी होती है, जल के लिए 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। ये भी पता है, नोट करके लिखा चुके हैं भैया, हम नोट करके इस चीज को लिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.86। ठीक है, W1 सर W1 नहीं, W1 कैसे निकालने पड़ेगा भाई, हमको एक चीज पता है, सर, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन।
मुझे द्रव्यमान चाहिए, किसका चाहिए, विलेय का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विलेय का घनत्व लो, विलेय का आयतन ले लो, द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। भाई विलेय का घनत्व कितना सर निकालना, विलेय का घनत्व सर 1.06 इंटू आयतन कितना भैया, आयतन है आपका, आयतन आपका 0.6 ml, 0.6 ml मल्टीप्लाई कर दो, 6 छक्के 36, 6 गुना 6 कितना 3 है, 0.636 ग्राम, इतना आ गया सर विलेय का द्रव्यमान। तो हम इसको रख देंगे 0.636 इंटू W1 हो गए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वही जो अब तक करते आए हैं, 1000 से 1000 को काट दीजिए, काट दिया सर। अब क्या कर सकते हैं, पॉइंट को डालो, पॉइंट को कैसे हटाएंगे, यहाँ 3, ओके, इसे 60 से इसको काट दें, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। 60 को आप एक काम कर सकते हैं, पॉइंट तो हटा लेंगे, कितने, 1 4 है, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, तीनों को एक साथ हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कितने 4 है, इसमें कितने 2 और 3 5, 5 दोनों तरफ बराबर करने होते हैं, 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, ठीक है सर, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 205 गुणा 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 100, क्यों भाई 1 0 ये 1 0 ये 100 हो जाएगा, बट्टे 186 गुणा 636, इतना ही है, ठीक है। 6 से काट सकते हैं ना इसको, बिल्कुल काट दो, किसको काट दो, इसको काट दो, 6 3 18, 6 6 31 हो जाएगा। 100 से इसको काट सकते हैं भाई, कितनी बार हो जाएगा 50, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर से काट दो 25, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, मतलब यहाँ से बचा आपका क्या बचेगा भाई, आई बराबर हो जाएगा कितना 205 गुणा 25, 25 ही बचा है ना, हाँ, बट्टे कितना बचा 31 गुणा कितना बचेगा 159, सही है। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना जाए इसकी वजह से हम कर देते, क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ इसको। यहाँ से अपनी आई की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1.0397 आएगी, 1.0397, जिसको हम ऑलमोस्ट आई इक्वल टू 1.04 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 1.04, ये आई की वैल्यू हो गई सर, आई की वैल्यू आ गई। पर हमसे आई की वैल्यू पूछिएगा, बिल्कुल पूछिए सर, आई की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमसे एक चीज और पूछी है, वो पूछा है सर के ए, वियोजन स्थिरांक। और वियोजन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला होता है सर के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर यहाँ पर पहली बात तो मेरे पास अल्फा नहीं है, बाकी क्या प्रॉब्लम है, निकाल सकता हूँ। अल्फा कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई की वैल्यू ये बताओ, 1 से कम आ रही है ज्यादा आ रही है, सर 1 से ज्यादा आ रही है। और 1 से ज्यादा कब आती है, जब हमारा वियोजन होता है। और वियोजन होता है तो भाई कौन है, हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है तो CH3COOH हमारा टूट जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तभी तो वियोजन है, 2 आयन बनने। आई के लिए फॉर्मूला बताया था 1 प्लस अल्फा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा, यहां से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा अपना कितना आई माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी 1.04 आ गई, 1 माइनस करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.04। चलो अल्फा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अल्फा की वैल्यू तो हमने 0.04 निकाल ली। अभी कौन बचा भाई, अभी मेरे पास बचा सी। सी क्या है सर, सांद्रता। क्या हो सकती है सर, मोलरता भी हो सकती है, मोललता भी हो सकती है। अब किसी को भी लेके चलो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मोललता को लेके चलता हूँ, तो विलेय के मोल वट्टे विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, केजी में। अगर आपको ग्राम में है कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में ले लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना फिर, ठीक है। विलेय के मोल है क्या, विलेय कौन है सर, विलेय हमारा ये एसिटिक अम्ल। विलेय के मोल कैसे निकाल सकते हैं, विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान चाहिए, और विलेय का द्रव्यमान हमने यहाँ निकाल रखा, कितना है 0.636 है भाई। मोल निकालने हैं तो मोल क्या है, W/M होता है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है 0.636 बट्टे मोल द्रव्यमान एसिटिक अम्ल है तो 60 आता भाई, इतना। ये तो हो गए मोल हमारे पास, ठीक है, रख दो। मोलों की संख्या आ गई 0.636 बट्टे 60, ये मोल हो गए, गुणा 1000 बट्टे W क्या है, ग्राम, किसका, विलायक का। विलायक तो भाई वैसे भी 1000 ग्राम है, 1000 से
भाग दे देंगे हम, 1000 से 1000 कैंसिल, तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, भाग दे दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा जी, m बराबर आ जाएगा 0.0, फिर से एक और 0 लगा दो, 6 गन 6 है ना, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, ठीक है 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 6 गन 6 हो जाएगा ना 0, 6 पंजे 30 का है वो, फिर ये हो जाएगा 6 36 ही हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, 0.0106, 0.0106, ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये हो गई हमारी मोललता, मोलल, ठीक है ना। तो इतनी मोललता आ गई, तो ये सी की वैल्यू आ गई भाई हमारी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो के ए बराबर हो जाएगा हमारा 0.0106 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये रहेगी 0.04 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 0.04, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.04, इसको आगे सॉल्व करेंगे, के ए बराबर कितना हो जाएगा 0.0106 इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कर सकते हैं भाई 0.0604 इंटू 0.04 बट्टे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, 9.0, ओके, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, छोटी सी कैलकुलेशन, इसको खत्म करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, 4 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, एक बचेगा, 4 चौक 16, 24 हो गए, सर एक काम करो पॉइंट हटाओ, इसमें भी 0 बढ़ा लो, कितने 2 0 बढ़ जाएंगे, 4 से काट दो, 6 चौक 24, 6 बार चला गया, ओके, अभी इसको करो, के ए बराबर कितना हो जाएगा 0.0106, ठीक है, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, नीचे आ गया 6 गुणा 100, ये तो आ गया, बिल्कुल सही बात है, सर 6 से भाग दे दो, 6 से भाग देंगे तो कितने बार 0.0, फिर 0, 6 गन 6, 6 गन 6 कितने बचेंगे 4, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचेंगे कितने 4, फिर हो जाएगा 6 छिंगे 36, 6 छिंगे 36, फिर 4, ठीक है, यही रह गया, डिवाइड बाई 100, इसको फिर से भाग दे देंगे तो के ए बराबर अपना आ जाएगा कितना 0.00, कितने 0 और बढ़ जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, तो 0.0176, इतनी वैल्यू आ गई हमारी, तो यहाँ से हम कर सकते हैं के ए बराबर 1.76, 1.76, पॉइंट देखो कितनी बार बढ़ा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 10 की घात -5, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू भाई, के ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी के ए की। तो उम्मीद करता हूं भाई हमने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल वाले, वो सारे के सारे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ और एक अच्छे से वे में, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कैलकुलेशन में हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, कुछ प्रॉब्लम रही होगी आप लेक्चर में जाकर पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूले देख लीजिए कैसे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आइए फॉर्मूले फिट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को पता ही, मैं आपको फिर से लेके आऊँगा। तो इसके बाद जो हम लेक्चर लाने वाले भाई, ये तो एग्जाम्पल थे, इसके बाद लाने वाले जो एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना चैप्टर में, जिन्हें हम पाठन प्रश्न कहते हैं भाई, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आने वाला है ना, अगले लेक्चर में उसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें कुल मिलाकर पूरी की पूरी एनसीईआरटी को घोल के पी जाएंगे भाई। पहला चैप्टर पहले थ्योरेटिकल किया, एग्जाम्पल करेंगे, पाठन प्रश्न करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, पूरा का पूरा फंडा हमारे पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बोर्ड हो या कोई कंपटीशन हो, हर जगह हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब आपको करना यह है कि जो जो आपके साथ पढ़ता है, आपके संपर्क में रहता है, आपके फ्रेंड है, बैचमेट है, कॉलेज मेट है, स्कूल मेट है, जो भी है, आप उनको ये लेक्चर शेयर करें और उनको बोलें भाई यहाँ से क्वेश्चंस कर ले, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।